नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। जैश मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। बड़ी खबर है, तीनों में से एक पाकिस्तान का रहने वाला था। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ और पुलवामा के इलाके में एनकाउंटर किया गया है। जैश मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। तीनों में से एक पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है सुरक्षा बलों का। ये बड़ी जानकारी। पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। और अब बात विधानसभा के बजट सत्र की। आज ही अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि चर्चा के बाद अनुदान मांगे पारित की जाएंगी। तो आज 3 बजे बीएससी की बैठक होगी। मीटिंग में आगे की कार्रवाई की रणनीति बनेगी। सदन में कल से 4 दिन की छुट्टी रहेगी क्योंकि होली भी है। सोमवार को सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आज 3 बजे बीएससी की बैठक रखी गई है। बैठक में आगे की कार्रवाई को लेकर के रणनीति बनेगी। ये बड़ी खबर है। आज भी अनुदान मांगों को लेकर के चर्चा होगी और चर्चा के बाद अनुदान मांगे पारित की जाएंगी। प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के बाद के अंदर आज शहरों से जुड़ा हुआ मुद्दा यूडीएच पे चर्चा होगी और उसके बाद के अंदर अब सदन में चर्चा बाद में शेष रहे पे मुख बंद हो जाएगा। आज फिर होली की छुट्टियां हो जाएगी और फिर मंडे से वापस चालू होगा, जिसका बीएससी की मीटिंग है 3 बजे। उसमें आगे का कार्यक्रम तय होगा कि मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, कब तक सदन चलेगा। इसका 3 बजे बीएससी की मीटिंग के अंदर फाइनल जो है वो फैसला होगा। देखिए, सदन के अंदर अपनी बात को किस तरीके से रखा जा सकता है, ये अपना एक अलग अलग अपना रवैया है, एक अपना तरीका है। उसको रख सकते हैं, सदन के नेता के पास में भी बात रख सकते हैं, मंत्री महोदय के पास में भी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की सदन के अंदर और प्रकार की बात करके अगर अपन रखते हैं तो वो एक गरिमापूर्ण तरीके से ठीक तो नहीं है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी से नाराज़गी है। हमें तो नहीं लगती ऐसी नाराज़गी, क्योंकि कई माननीय सदस्य मंत्रियों से मिलते भी हैं, अपनी बातों पे कहते हैं और मुख्यमंत्री जी भी सबसे मिल रहे हैं। कोई बात होती है मुख्यमंत्री जी तो लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कहा है वो करती भी है और जो नीतिगत निर्णय शीर्ष नेतृत्व बनाएगा उसकी अक्षरतः पालना प्रदेश के नेतृत्व भी करेंगे और आम कार्यकर्ता भी उसके आदेश की पालना करेंगे। देखिए, सत्य बहुत कड़वा होता है और सत्य को स्वीकार करने के लिए जिगरी भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। और जो कपिल सिब्बल जी ने जो बात कही है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। अब मुखिया जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कांग्रेस के अन्य नेता अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन या वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षों के बचाव की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को यथार्थ स्वीकार करना चाहिए। यथार्थ के अंदर जो उनके संगठन का हित हो सकता है वो निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें सिब्बल ने कहा था कि गांधी परिवार किसी और को मौका दें। सिब्बल ने यह बयान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद दिया था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल पर निशाना साधा और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको देशवासी चाहते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के हो, उत्तर के हों, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। देखिए, कांग्रेस संगठन तो घर घर में घुसा हुआ है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता।
इस समाप्त होने की जो बातें करते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे, परंतु कांग्रेस तो इस देश के अंदर 135 साल के लगभग हो गए और अगली शताब्दी तक फिर रहेगी। कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन के नाम पर चल रहे खेल को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बीड़ा उठाया है, लेकिन एडिशनल चार्ज के नाम पर रिश्तेदारों को फायदा देने का भी खेल शुरू हो गया है। दौसा में कार्यरत एक चिकित्सक को जयपुर में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ऐसे में मंत्री की इस अभियान पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। डेप्यूटेशन का खेल घालमेल ही घालमेल। अपनों के नाम पर यह कैसा गड़बड़ झाला। एडिशनल चार्ज से क्या दूर होगा डेप्यूटेशन का मर्ज। अपनों को आजादी, डेप्यूटेशन की परसादी। अपनों को आजादी, डेप्यूटेशन की परसादी। जी हां, सवाल उठ रहे हैं स्वास्थ्य महकमे के उस फैसले पर जिसमें 18 फरवरी को सभी सरप्लस डॉक्टर्स को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे। सवाल उठ रहे हैं उस फैसले पर जिसमें डेप्यूटेशन के नाम पर चल रहे खेल को खत्म करने का चिकित्सा मंत्री ने बीड़ा उठाया था, लेकिन एडिशनल चार्ज के नाम पर अपनों को फायदा पहुंचाने का खेल शुरू हो गया है। दरअसल दौसा में पोस्टेड डॉक्टर सीएल मीणा को जयपुर में एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। डॉक्टर सीएल मीणा को दिया गया है खाद्य सुरक्षा में संयुक्त आयुक्त का भी पदभार। ऐसे में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ये सरकार की एक अपनी अंतरिम व्यवस्था होती है। व्यवस्थाएं मेंटेन रखने के लिए, चलाने के लिए कई बार ऐसे एक दो निर्णय लिए जाते हैं जो काफ़ी समय से लिए जाते रहे हैं, और अब भी यदि ऐसा लिया गया है तो मेरे ख्याल से जो समानीकरण करते हुए विशेष चिकित्सकों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, सभी के साथ एक समान बर्ताव होगा, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। और हमने आज माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है कि आप जो है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कैडर लागू करें, जिससे ये इस तरह की विकृतियां स्वतः ही समाप्त हो जाए। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ही अधिकारी दो जिलों में अपने काम के साथ न्याय कैसे कर सकता है, जबकि दौसा और जयपुर के बीच 60 किलोमीटर की दूरी है। 2011 में कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था केडर निर्माण का। हमने उनसे निवेदन किया है कि यदि आप केडर का निर्माण कर देते हैं तो ये जो समस्या है प्रतिनियुक्ति वाली और कार्य व्यवस्था वाली, ये समस्या मूलतः जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और हमारी मूल भावना भी ये थी, केडर का मांग हमने इसीलिए रखा था कि पर्टिकुलर पोस्ट पर उस लेवल का व्यक्ति जिसकी सर्विस हो और उस पद के इक्विवेलेंट हो, वही उस पद पर बैठे। अभी जो अधिशेष चिकित्सकों को हटाने का फैसला किया है, फैसला भले ही ले सरकार, लेकिन एक नीति होनी चाहिए और एक नीति तय करके समानीकरण की, और उसके तहत यदि अधिशेष चिकित्सक हटते हैं तो हटाए जाने चाहिए। सच है कि प्रदेश में डेप्यूटेशन के नाम पर खेल चल रहा है। यह भी सच है कई डॉक्टर्स और एएनएम वेतन कहीं से उठा रहे हैं और काम कहीं और कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या डेप्यूटेशन के साथ ही एडिशनल चार्ज के नाम से चल रहे खेल का खेल चिकित्सा मंत्री जल्द खत्म करेंगे, या फिर अपनों को डेप्यूटेशन की परसादी मिलती रहेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो वहीं फिल्म कश्मीर फाइल्स पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठ के सब कीर्तिमान तोड़ डाले। कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं। कांग्रेस ने कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ, फरेब और धोखे के सब कीर्तिमान तोड़ दिए। 90 की घटना जो बताई जा रही है, कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हमारे देश की आन बान और शान है, उनके लिए हमारी जान हाजिर है। लेकिन मुझे ये तो बता दो, इतिहास में जो दर्ज हो गया वो तारीख कभी बदलती नहीं है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे।
तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को किसने बनाया? सरकार में कौन शामिल हुए? बीजेपी के लोग शामिल थे, सबने मिलकर सरकार बनाई थी। तो सरकार बनाई तब बीजेपी की खुद की सरकार थी। जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, आतंकवाद से इस देश में सबसे पहले आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। धारा 370 आप कह रहे हैं हमने हटा दी, आपकी जिम्मेदारी है, आपको वापस वो हक सबको दिलाना चाहिए। आतंकवाद से लड़ना कांग्रेस बीजेपी सबकी जिम्मेदारी है। एक पिक्चर को लेकर झूठ परोसने से सच्चाई नहीं छुपती। 90 में सरकार आपकी थी, आपके समय पे ये सब जुल्म हो रहे थे, आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस ने तो आतंकवादियों को ठोक कर मारा। आतंकवाद के लिए किसी की कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। आतंकवाद का कांग्रेस कल भी विरोध करती थी, आज भी करेगी, क्यों नहीं करेगी? महात्मा गांधी को किसने मारा? सरेआम गोली लगी। जो राष्ट्रपिता को मार सकता है वो आतंकवादी है। इंदिरा जी को किसने मारा? गोलियां लगी इंदिरा जी के, वो भी आतंकवाद है। आप एक पिक्चर को लेकर और उसको माहौल पिक्चराइज कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? और उस पिक्चर में डायरेक्टर को पैसे कमाने हैं। उन्होंने क्या परोसा मैंने अभी पिक्चर नहीं देखी, लेकिन इस देश में जो भी नागरिक है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, कोई हो, जहां पर जुल्म होगा, जहां पर आतंकवादी जुल्म करेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों से देश की आज़ादी के बाद से पहले से लड़ रही है। आतंकवाद का सब विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक तरीके से माहौल बनाती है। पिक्चर हॉल में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस जाते हैं, वो नारे लगाते हैं, नारे लगाओ। अब क्या बिगड़ा है? आप कह रहे हो अब तो धारा 370 खत्म हो गई। कश्मीर को तो नेहरू जी ने उस वक्त प्लान करके बचा लिया, अब आपने 370 खत्म कर दी। आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है वहां से जो भी छोड़ कर आए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको बसाओ, कश्मीरी पंडितों को बसाओ, ले जाओ। आप बातें मत करो। आपकी सरकार को 7 साल हो गए, आप अपनी असफलताओं से ध्यान नहीं हटा सकते। आपकी जिम्मेदारी है, आज सरकार आपके पास है, आतंकवाद खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सेना को खुली छूट दो और आतंकवाद खत्म करो और कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार दिलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की सारी समस्या कांग्रेस की देन है। साथ ही साथ देवनानी ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में आतंकवादियों को शह दी है। नेहरू जी के काल से ही कश्मीर की समस्या है। उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों को शह दी, धारा 370 को जिंदा रखा और शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इनके ही परिवार की वो सरकार को पनपाते रहे। उसी का परिणाम था कि ये कश्मीर पंडितों की दुर्दशा हुई। और आज कश्मीर फाइल्स की जो पिक्चर है वह सारे राज्यों ने लगभग उसको फ्री टैक्स कर दिया। और राजस्थान सरकार से भी मैं मांग करूंगा कि उसको टैक्स फ्री करे। यदि उसमें कुछ भी मन के अंदर देशभक्ति का भाव है, कश्मीरियों के प्रति मन में थोड़ी सी भी संवेदना है, तो तुरंत इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अन्यथा ये माना जाएगा कि कांग्रेस उसी नेहरू परिवार और गांधी परिवार जो कश्मीर समस्या की जननी है, उसी से इसकी सहानुभूति। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यवाही जारी है। गलत उत्तर के लिए तरीका है, लेकर आइए ना, आप प्रश्न पूछे। ये उत्तर गलत दिया है वो तो उसके लिए तरीका है ना, बताएं ना आप। सीनियर इनसे कि उत्तर गलत क्यों दिया है, और इसलिए जो ये मेरे खाते में ज़्यादा बता दिया है वो और कम आता, 100 करोड़ से ज़्यादा मेरे हिस्से में नहीं आता। और ये जो DMFT जिसको आपने पूरा जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, मेरा मंत्री महोदय सीधा आपसे परिचय है कि इस ट्रस्ट की भावना को समझते हुए जो नियम इस ट्रस्ट के लिए बने हुए हैं फंड वितरण के, उपयोग के, वो उस पर जनता का ट्रस्ट न तोड़ते हुए जिस क्षेत्र से पैसा आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अगला प्रश्न हो गया वापस। अब पिन पॉइंट प्रश्न पूछे। इन पॉइंट ही पूछ रहा हूं प्लीज आपने आपको मिला है कि क्या इसमें जिस क्षेत्र से पैसा आ रहा है आप कलेक्ट कर रहे हैं, उस क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र के लोगों और प्रभावित क्षेत्र के एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप पैसा खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका वादा करते हैं कि नहीं? आप लिखा हुआ है इसमें क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य जी ने जो बात बताई कि जालौर में जो जानकारी दी है वो गलत है, तो मैं इसकी जानकारी करा लूँगा। इसके लिए अगर कोई ने गलत जानकारी दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच कोटपुतली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चलती हुई कार में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कार सवार लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई है। दमकल की मदद से इस आग पर काबू पाया गया है। बहरहाल कार सवार गुरुग्राम से खाटू श्याम जी जा रहे थे, इस बात की जानकारी मिल रही है। पनियाला के गांव मलपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। चलती हुई कार में अचानक से आग लगी, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि दमकल की मदद से इस आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। तो आज प्रदेश भर में भी 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। वहीं जोधपुर में भी 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोविड का टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जोधपुर के पावटा स्थित आदर्श टीकाकरण केंद्र पर इसका आगाज हुआ, जहां पर बच्चों से और व्यवस्थाओं से लेकर के बातचीत की हमारे जोधपुर के संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे ने। कोरोना कवच को ना नहीं, वैक्सीन कवच को ना नहीं, वैक्सीन बहुत है ज़रूरी। इस मुहिम के साथ ही अब 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चियों के लिए वैक्सीन लगने का कार्य शुरू हो रहा है। जोधपुर में भी यह कार्य द्रुत गति से हुआ है और RCHO कौशल दवे इस पूरे कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की जुगत में लगे हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर कौशल दवे खुद मौजूद है। जानेंगे किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं 12 से 14 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में राजस्थान निरंतर ही त्वरित वैक्सीनेशन कर पाया है और राजस्थान राज्य से ये मांग उठी थी कि ये जो आयु वर्ग है बच्चों का, जिनको कक्षाओं में जाना होता है, जिनको अपनी कोचिंग में जाना होता है, जिनको अन्य कार्य के लिए घर से बाहर निकलना होता है, तो इनका वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है ताकि इनको सुरक्षा चक्र मिल सके। तो इसी क्रम में जो है भारत सरकार के द्वारा भी जो है इसको अपनाते हुए और 12 से 14 आयु वर्ग का जो है आज वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जा चुका है। जोधपुर शहर में जो है 14 साइट्स पे वैक्सीनेशन आज किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी 10 साइट्स निर्धारित की गई है। यहाँ भी देखिए, आप मैं बताना चाहूँगा कि मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी। तो जिम्मेदारी निभाई है 12 से 14 साल के बच्चों ने। जानना चाहेंगे, आपने वैक्सीन लगा लिया? हाँ जी, लगा लिया। कितनी देर हुई है? मेरे को 15-20 मिनट हो गए हैं। क्या कोई डर लगा? क्योंकि या क्या कहना चाहेंगे आप? डर बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो अच्छा लगा ऊपर से कि ऐसा करना चाहिए और वो काफ़ी जल्दी हो गया और काफ़ी अच्छा भी था। जी, एक बच्ची और है, क्या नाम है आपका? राशि। राशि, आपने ये वैक्सीन लगवा ली? हाँ। क्या मैसेज देंगे और क्या फील हो रहा है? कि सभी वैक्सीन लगाए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम ये फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट कोविड। जी, और इसमें काफ़ी समय बाद आपका नंबर आया है, पहले बच्चों को बहुत लास्ट में लगा। इसमें हमने काफ़ी वेट करा बट फाइनली लग गई है, अब हम सेफ फील हो रहा है। अच्छा, सेफ फील हो रहा है। आप पेरेंट्स हैं, बच्चों के लेकर के आए, आज पहला ही दिन है, उसमें क्या कुछ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब हम सेफ और सिक्योर फील करेंगे अपने बच्चों के प्रति। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ में सोचें नहीं और एकदम इमरजेंसी अर्जेंट बेस पे ये चीज़ें लगवाएं। हर बच्चों पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस बारे में अर्जेंट लगवाएं, फिर आगे वाली परिस्थिति से हम लड़ सकें और अपने बच्चों को सेव कर सकें। निश्चित तौर पर जिस तरीके के विचार व्यक्त किए गए हैं कि वैक्सीनेशन का जो काम है अब बच्चों के लिए, बच्चों की बारी है, तो जोधपुर में ऐसे 24 सेंटर हैं जिसमें कि 10 ग्रामीण और 14 शहरी क्षेत्र में हैं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह पूर्व में जोधपुर ने वैक्सीनेशन में अपनी भूमिका निभाई है, वही भूमिका अब बच्चों के लिए जो है वो देखने को मिलेगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं पूरे देश में आज 12 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो चुकी है। दौसा में भी इस एज के ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया और जिला अस्पताल से कार्य शुरू हुआ है।
13 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आज वैक्सीन लग रही है और दौसा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर इसका शुभारंभ कर दिया है। ये एक जो बच्चा है और बच्ची इन्होंने वैक्सीन लगवाई है। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं कि कितने दिन से इंतज़ार था और कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद? हमको बहुत पहले से ही इंतज़ार था इस बात का कि हमारे भी वैक्सीन लगे और हमको वैक्सीन लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ कितने दिन से इंतज़ार था? घर में अन्य सदस्यों ने लगा ली, मम्मी पापा वगैरह ने, और आपको कैसा लग रहा है लगाने के बाद? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लगा कर हमें बहुत दिन हो से इंतज़ार था। घर में कौन कौन सदस्य है जिन्होंने पहले लगा ली? पापा मम्मी सभी ने लगा दी, चाचा चाची सभी ने लगा ली। अब आप क्लासमेट और जो आपकी कॉलोनी में रहने वाले और जो बच्चे हैं आपके, उनको भी कहोगे कि वैक्सीन लगवाओ? हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनी हमारे साथ है। सर, जिले में क्या तैयारी है, कितने बच्चे हैं इस आयु वर्ग के और कितनी डोजेज आई हुई हैं और आगे का प्लान क्या है? बिल्कुल 12 से जो 14 वर्ग के जो बच्चे जिनका इंतजार था कि इनके भी वैक्सीन लगे, और हमारे करीब 1.25 लाख के करीब हमारा जो लक्ष्य है जिले का, और 71,000 वैक्सीन हमको प्राप्त हो चुके हैं। और कार्बोवैक्स जो वैक्सीन है वो इसकी 2 डोज लगी जाएगी और 28 दिन के अंतराल से, जिसका आज शुभारंभ किया गया जिला अस्पताल दौसा में। जल्दी से जल्दी लगे इसके लिए स्कूलों पर फोकस किया जाएगा, क्या प्लान है? बिल्कुल, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे ज़्यादातर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारी जो टीम है उनको स्कूलों में भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम उपलब्धि हासिल करेंगे। बिल्कुल, नई वैक्सीन आई है कार्बोवैक्स, वो लगाई जा रही है। जिला अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर है। पीएमओ डॉक्टर शिवराम मीणा हमारे साथ है। सर, प्रोटोकॉल का पूरा पालना हो, बच्चे इन्फेक्टेड भी नहीं हो, पूरी यहाँ पर सावधानी बरती जाए, क्या पूरी प्लानिंग तैयारी? हमारे बच्चों को जो प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मास्क लगा के आएँ और एक डिस्टेंस रखें, और हमारा वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 9 से और 5 बजे तक चलेगा, और सारा स्टाफ हमारे पर्याप्त मात्रा में, और सबको उचित टाइम पे सबको वैक्सीनेशन लगेगा 12 से 14 साल। बिल्कुल, उद्देश्य ये है कि जिस तरह जो 15 वर्ष से ऊपर के जो लोगों को वैक्सीन लगी थी, जिस तेज़ी से वैक्सीन लगी थी, उसी तेज़ी से ये जो एज ग्रुप है इसके वैक्सीन लगे और जल्दी से जल्दी 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो सके। इसी प्लानिंग की तैयारी की जा रही है और इसी के लिए आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हिजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी और इस मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होली की छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई को लेकर विचार करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि हिजाब पर विवाद अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई को लेकर के विचार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, हिजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होली की छुट्टियों के बाद इस पर विचार करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।